नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज हम मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये जो मनोविज्ञान का पेपर है ये पेपर नंबर 39 है साथियों। इसके पहले साइकोलॉजी के 38 टेस्ट हम कर चुके हैं। आपके टोटल टेस्टों की संख्या 100 है साथियों। चाहे वो हिंदी का टेस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजी का टेस्ट हो। साइकोलॉजी के भी 100 टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं, हिंदी के भी 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं, राजस्थान जीके की, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, आरबीएससी एनसीईआरटी की किताबों में से ये चीज़ आपको करवाई जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। 30 प्रश्न को ही हल जरूर करके जाइएगा। टारगेट रहेगा 25 प्रश्न सही करने का। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है? बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, व्यक्तिगत भेदों की स्वीकृति, खोजपूर्ण अधिगम और शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो यहाँ पर देखिए जीन पियाजे ने एक सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। उसमें खोजपूर्ण अधिगम पर बल दिया है, व्यक्तिगत भेदों को स्वीकार किया गया है, अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता बताई गई है, लेकिन शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता जीन पियाजे ने नहीं बताई है, बल्कि आशुबेल के द्वारा साथियों शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता बताई गई है। अतः आपके चौथा विकल्प पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो साथियों दूसरा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 आपसे क्या पूछ रहा है? एरिक्सन के सिद्धांत की वह कौन सी अवस्था है जिसमें किशोर इस तरह के द्वंद्वों का सामना करते हैं कि वह कौन है, वे क्या है और जीवन में वह कहाँ जा रहे हैं? विकल्प है विश्वास बनाम अविश्वास, उपक्रम बनाम ग्लानि, पहचान बनाम भूमिका संभ्रम और संपूर्णता बनाम निराशा। प्रश्न का जो आंसर है वो प्रश्न में ही छुपा है। अगर आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ोगे तो प्रश्न पढ़ते पढ़ते ही इसका आपको आंसर मिल जाएगा साथियों। दूसरे प्रश्न में यहाँ पर साफ साफ कह रहा है, देखो एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत और इस सिद्धांत में इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। किशोर की बात की जा रही है। विश्वास बनाम अविश्वास पहली अवस्था है, बच्चा 0 से 1 वर्ष में रहता है। संपूर्णता बनाम निराशा यहाँ पर अंतिम और 8वीं अवस्था है। लेकिन यहाँ पर किशोर अवस्था की जो अवस्था है साथियों वो है पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। जब बालक किशोर अवस्था में होता है उसको क्या नाम दिया है एरिक्सन ने? पहचान बनाम भूमिका संभ्रम। तो वो किस तरह का द्वंद्व का सामना कर रहा है, उसके माइंड में बात आती है कि वह कौन है, क्या है, जीवन में उसका कहाँ कैसा स्थान है, वो किधर जा रहा है जीवन में। इस तरह की चीज़ें किशोरावस्था में होती है। तो विकल्प नंबर 3 आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? समावेशन, आत्मसातकरण, स्थानीकरण और स्कीमा। तो देखो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जीन पियाजे ने उसको जो नाम दिया है साथियों वो है स्कीमा। स्कीमा का मतलब ज्ञान की संरचना से लिया जाता है। जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान की संरचना का निर्माण होता है वही क्या कहलाता है? स्कीमा। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। साथियों चौथा प्रश्न है ऐसा चिंतन जो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित होता है कहलाता है? अपसारी चिंतन, द्विपार्श्विक चिंतन, सादृश्यवादी चिंतन और अभिसारी चिंतन। देखो समस्या के एक सही समाधान की ओर निर्देशित हो रहा है। समस्या का अलग अलग समाधान नहीं खोजा जा रहा है। तो जहाँ पर अलग अलग समाधान खोजा जाता है साथियों वो चिंतन तो कैसा होता है? अपसारी चिंतन होता है। लेकिन जहाँ पर समस्या का सिर्फ एक ही समाधान खोजा जाता है तो उसको हम अभिसारी चिंतन के नाम से जानते हैं। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। चलिए यहाँ पर 5वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या पूछ रहा है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? सहयोगात्मक अधिगम के द्वारा समर्पित होता है, संगत में सुयोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना और पारंपरिक पद्धतियों की सुदृढ़ करना। तो देखो संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, किस तरह से होता है, आपको ये चीज़ जीन पियाजे के अनुसार बताना है।
जीन पियाजे का मानना था कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है साथियों, वो समृद्ध वातावरण और विविधतापूर्ण जो वातावरण है, विविधता से युक्त वातावरण है, जहाँ सभी प्रकार के बालकों को सीखने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, इस प्रकार का जो वातावरण है उसमें संज्ञानात्मक विकास समर्पित होता है, मतलब उसके जरिए संज्ञानात्मक विकास होता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछ रहा है, बालक में पुरुष या महिला होने की समझ आती है 1 वर्ष की उम्र में, 3 वर्ष की उम्र में, 5 वर्ष की उम्र में और 8 वर्ष की उम्र में। मतलब बालक को ये एहसास कब हो जाता है कि भाई वो पुरुष है या महिला है, मतलब लिंग पहचान की उसको समझ कब आ जाती है साथियों। प्रश्न संख्या 6 में आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखो छठे प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2। जब बालक बालिकाएं 3 वर्ष के हो जाते हैं, 3 साढ़े 3 वर्ष के आसपास, तो उनमें ये समझ आ जाती है कि अगर वो लड़की है तो लड़कियों से संबंधित शौक उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर वो यहाँ पर लड़का है तो लड़कों से संबंधित शौक उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। साथियों 7वां प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना और बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो देखो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ जो आपको लग रहा है दिए गए विकल्पों में से, उसका आपको चुनाव करना है। नैतिक शिक्षा देना बाल केंद्रित नहीं कहलाता है, गलत है पहला विकल्प। अगर आप में से कोई पहले विकल्प पे गए हैं तो गलत है साथियों। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का मतलब होता है बच्चों की जो अभिव्यक्ति है और उनकी जो सक्रिय भागीदारी है। यदि आप शिक्षा प्रदान करने में इन चीज़ों को महत्व देते हो तो निश्चित रूप से वही क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र कहलाएगा। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। अब आपके प्रश्न नंबर 8 है, अपने परिप्रेक्ष्य व किसी दूसरे के परिप्रेक्ष्य के बीच भेद न कर पाने की अयोग्यता की ओर संकेत करती है। अहम केंद्रवाद, जीववाद, स्मृति लोप और स्वतः पुनः प्राप्ति। तो प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प आपका सही है? एक बार प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न को समझोगे तो उत्तर दे सकते हो। एग्जाम में भी यही होता है, सरल सरल प्रश्नों के आंसर आप गलत करके आ जाते हो, फिर कहते हो कि अरे यार ये तो बिल्कुल आ ही रहा था, ये तो बिल्कुल मुझे बिल्कुल अच्छे से आता था, ये क्वेश्चन मेरे गलत हो गया। और ऐसे 4-5 प्रश्न आप गलत करते हो और सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये गलतियाँ नहीं दोहरानी हैं साथियों। खुद का परिप्रेक्ष्य, खुद का दृष्टिकोण और दूसरा के दृष्टिकोण में यदि हम अंतर नहीं कर पाते हैं तो उसको अहम केंद्रवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, खुद को ही सर्वा यहाँ पर माना जाता है। जीववाद, सभी चीज़ों को सजीव मानना। स्वतः पुनः प्राप्ति क्या होती है साथियों? इसमें क्या होता है कि अनुबंधन का विलोप होने के बाद में अगर वैसा ही कोई उद्दीपक सामने हो जाए या वही उद्दीपक आ जाए और अनुबंधित अनुक्रिया हो जाए तो स्वतः पुनः प्राप्ति कहलाएगा। विकल्प 1 ही आपके 8वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे। तो 9वां प्रश्न है आपके, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर गीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है। बुद्धि उच्च स्तरीय थी। किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय थी? शारीरिक गतिबोधक बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, भाषाई बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। तो देखो यहाँ पर राघव के द्वारा क्या किया जा रहा है, खुद ही संगीत तैयार करके और खुद ही मधुर गीत बजा रहा है, मतलब गीत से संबंधित है तो संगीतमय बुद्धि उसके अंदर अधिक है साथियों। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की ओर। चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 10 क्या पूछ रहा है आपसे, ये देखो 10वें प्रश्न को, किसी स्थिति के कारण उत्पन्न द्वंद्व जिसके सकारात्मक व नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं, वह व्यक्ति जो समान लक्ष्य द्वारा विकर्षित एवं आकर्षित है, दुविधा की अनुभूति का प्रदर्शन करता है, यह द्वंद्व का कौन सा प्रकार है? उपागम उपागम द्वंद्व कहेंगे, उपागम परिहार द्वंद्व कहेंगे, परिहार परिहार द्वंद्व कहेंगे, और इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखो द्वंद्व तो हो रहा है लेकिन एक तो पक्ष सकारात्मक है उसका और एक पक्ष नकारात्मक है।
व्यक्ति यहाँ पर विकर्षित एवं आकर्षित हो रहा है साथियों। पहले क्या हो रहा है, विकर्षित मतलब दूर भाग रहा है, तो मतलब परिहार कर रहा है। फिर उसके बाद में वो क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो मतलब वो उपागम कर रहा है। तो परिहार उपागम प्रकार का ये द्वंद्व कहलाएगा। परिहार उपागम द्वंद्व किस विकल्प में दे रखा है, देखो इनमें से सभी तो नहीं आएगा। परिहार परिहार भी नहीं आएगा, उपागम उपागम भी नहीं आएगा। परिहार उपागम नहीं दे रखा है, लेकिन उपागम परिहार दे रखा है। तो आकर्षित विकर्षित, विकर्षित आकर्षित कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः विकल्पों के अनुसार हम फिर जो दूसरा विकल्प है इसको यहाँ सही करेंगे। हालांकि उचित विकल्प इसका परिहार उपागम होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। तो 11वां प्रश्न साथियों, 11वां प्रश्न है आपके, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्न में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए। समझिए, सोचिए, कल्पना कीजिए। आप टीचर बन चुके हो और आपकी ज्वाइनिंग हुई है पीएस स्कूल में। वहाँ पर आपको बच्चों को अभिप्रेरित करना है, तो क्या करोगे, कौन सी रणनीति अपनाओगे। विकल्प देखिएगा। प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करोगे। दूसरा है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करोगे। तीसरा है, पूरी कक्षा के लिए उन्हें मानक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना चाहिए। चौथा है, प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बताइए भाई, कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि भाई इसका आंसर तो ये रहेगा यार। 11वें प्रश्न में जो सही उत्तर है साथियों, एग्जैक्टली आंसर रहेगा इसका दूसरा विकल्प। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उसमें आपको सहायता प्रदान करनी चाहिए। ये सबसे बेटर तरीका हो सकता है बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए रणनीति बनाने का। तो दूसरा विकल्प आपकी 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं। 12वां प्रश्न है आपके, ये देखो 12वें प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए। और आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो सत्र की समाप्ति पे ही आकलन करोगे तो जो बच्चों ने पहले सीखा है, पहले क्या नहीं सीखा है, किस प्रकार वो अपनी प्रगति कर रहे थे, इस चीज़ का पता आपको नहीं चल पाएगा साथियों। लास्ट में थोड़ी ये चीज़ें आप फिर सही कर पाओगे। अतः चौथा विकल्प गलत है। आकलन करने का सर्वोत्तम तरीका होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो हम बच्चों को कराते हैं उसी में अंतर्निहित आकलन प्रक्रिया होनी चाहिए, ताकि हमें उसकी प्रगति की रिपोर्ट भी तुरंत ही मिलती रहे। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा हमारे इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह है। इदम है, अहम है, सूक्ष्म अहम है और परम अहम है। साथियों, इंद्रिय सुख की इच्छाओं का भंडार गृह आपसे पूछा है। नाम यहाँ पर जो चीज़ें आ रही है वो सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। और सिगमंड फ्रायड ने इसका जो यहाँ पर ये जो बताया है कि भाई इसका भंडार गृह जो होता है वो क्या होता है, इदम होता है, जिसको हम इड के नाम से भी जानते हैं। साथियों, हमारी जो इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, ये सारी चीज़ें इड की ही देन आप मान सकते हो। विकल्प 1 आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है, अर्थात यह निरंतर चलती रहती है। सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है। सभी व्यक्तियों का विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है और विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो आपको प्रश्न नंबर 14 में सही आंसर देना है। व्यक्तिगत प्रक्रिया का अर्थ यहाँ पर किससे लिया जाएगा साथियों। देखो यहाँ पर जो पहला विकल्प कह रहा है कि निरंतर चलती रहती है, तो इसका अर्थ तो ये निकलता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा कह रहा है सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है। बिल्कुल यहाँ पर सही है साथियों, सभी व्यक्तियों का विकास अपने अपने तरीके से होता है। अतः विकास कैसी प्रक्रिया है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। साथियों 15वां प्रश्न देखते हैं। आपके 15वां प्रश्न है, बीजकोश की निरंतरता का नियम कहता है कि बालक को जन्म देने वाला बीजकोश कभी नष्ट नहीं होता। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है।
बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होता है और इनमें से सभी। तो देखो, आपको ऊपर जो प्रश्न दिया है उस आधार पे इसका उत्तर देना है साथियों। बीजकोश की निरंतरता का नियम क्या कहता है? बीजकोश की निरंतरता का नियम कहता है कि बालक को जन्म देने वाला जो बीजकोश है वो कभी नष्ट नहीं होता है, बल्कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता रहता है। अतः विकल्प नंबर आपका एक सही रहेगा प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है साथियों? तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषण में सबसे कम भूमिका होती है अचेतनता की, पूर्व चेतनता की, चेतनता की और इनमें से सभी की। तो देखो, फ्रायड ने अपने सिद्धांत में जो सबसे कम भूमिका बताई है साथियों वो चेतन मन की बताई है और सबसे अधिक भूमिका अचेतन मन की बताई है। तो अतः यहाँ पर सबसे कम भूमिका पूछा जा रहा है, तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 16वें प्रश्न में, यही आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 पर। तो आपके 17वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। यह कौन सी रक्षात्मक युक्ति काम में ली जा रही है? प्रतिस्थापन, प्रक्षेपण, अंतर्वेशन और प्रतिक्रिया निर्माण। तो देखो, बालक को यहाँ पर सजा मिल रही है माता पिता से। अब वो माता पिता पे तो अपना जो गुस्सा है वो निकाल नहीं पा रहा है, तो अपना क्रोध किस पर निकल रहा है? अपने खिलौनों पर या फिर उसके जो छोटे भाई बहन हैं उन पर। तो साथियों, इसको हम किस नाम से जानेंगे? इसको प्रतिस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? प्रतिस्थापन। मतलब छोटा जो अपन से कमजोर या छोटा होता है उस पर अपना गुस्सा निकाल देना। जैसे कोई कर्मचारी है, बॉस ने उसे डांट दिया तो वो घर पे आके अपनी पत्नी को डांटता है, उस पर क्रोध प्रकट करता है। तो इस प्रकार के ये जो उदाहरण हैं ये प्रतिस्थापन के उदाहरण हैं। विकल्प एक ही आपके सही रहेगा प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। तो आपके 18वां प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक अपनी माता से प्रेम करता है जबकि बालिका अपने पिता से अधिक प्रेम करती है? मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था और सुषुप्त अवस्था। मुख्य अवस्था में जो बालक की काम पूर्ति होती है, काम वासना होती है, वो मुख में होती है। गुदी अवस्था में गुदा में चली जाती है। सुषुप्त अवस्था में काम वासना बिल्कुल खत्म हो जाती है साथियों। यहाँ समलैंगिक समूह बनते हैं जो कि बाल्यावस्था का उदाहरण है। ठीक है, लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती है। लेकिन तीसरा विकल्प है लैंगिक अवस्था वाला। इस अवस्था में ही जो बालक है वो तो अपनी माता से और जो बालिका है वो अपने पिता से अधिक प्रेम करती है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 18 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। 19वां प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार वह कौन सी आवश्यकता है जहां व्यक्ति आत्मजागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वस्फूर्त तथा नवीनता एवं चुनौती से मुक्त होता है? तो देखो, इस प्रकार की जो अवस्थाएं हो जाती है, जो मैस्लो ने अपना सिद्धांत दिया है साथियों, आवश्यकता के पदानुक्रम का सिद्धांत, इसमें इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख किया है। अब ये जो 5 प्रकार की आवश्यकता है, यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है ये सबसे उच्च प्रकार की आवश्यकताओं के अंतर्गत ये रखते हैं। तो उच्च प्रकार की आवश्यकता सबसे कौन सी है? आत्मसिद्धि की आवश्यकता। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 19 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 की ओर। तो चलिए 20वां प्रश्न भी देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20, जैविक अभिप्रेरक वो हैं जो पर्यावरण से अर्जित किए जाते हैं, सामाजिक मांग से उत्तेजित अवस्था है, शुद्ध यहाँ पर शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न उत्तेजित अवस्था है और इनमें से सभी। तो आपको जैविक अभिप्रेरक का अर्थ बताना है, कौन सा अर्थ इसका सही रहेगा। साथियों, जैविक अभिप्रेरक का मतलब होता है शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में जो उत्पन्न उत्तेजित अवस्था है उसको ही जैविक अभिप्रेरक कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। साथियों, प्रश्न नंबर 21 है आपके, वह तर्कना जिसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है उसे क्या कहा जाता है? आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवादी तर्कना।
साथियों, जिस तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। उपमा मतलब जिसमें एक तरह से तुलना की जाती है साथियों, उपमा दी जाती है। तो इस प्रकार की जो चिंतन होता है, उस प्रकार का जो तर्क होता है, आगमन या निगमनात्मक तर्कना नहीं कहते हैं। आलोचनात्मक तर्कना में क्या होता है, उसके गुण दोषों को देखा जाता है, जबकि सादृश्यवादी तर्कना में ऐसी तुलना या उपमा की जाती है। अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो 22वां प्रश्न देखेंगे। बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टॉफी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? प्राचीन अनुबंधन के सिद्धांत से, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत से, अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत से और प्रेक्षणात्मक अधिगम के सिद्धांत से। देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, सही उत्तर दे रहे हैं। सही उत्तर दे रहे हैं तो आप उनको टॉफी दे रहे हो। टॉफी दे रहे हो मतलब एक तरह से उनको पुनर्बलित कर रहे हो, ताकि वो आने वाले समय में जब आप उनसे प्रश्न पूछो तो वो फिर वहां पर भी सही उत्तर दे। ऐसी अपेक्षा आप करोगे बच्चों से। तो एक तरह से यह पुनर्बलन देने का कार्य किसमें होता है साथियों? क्रिया प्रसूत। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत में ऐसी चीजें की जाती है। अतः 22वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं। कौन से अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता है जब तक कि उसे पुनर्बलित न किया जाए? प्रेक्षणात्मक अधिगम, साहचर्यात्मक अधिगम, अव्यक्त अधिगम और वाचिक अधिगम। तो देखो यहाँ पर व्यवहार तो सीख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, अधिगम तो हो रहा है, लेकिन उस अधिगम को व्यक्त नहीं किया जा रहा है साथियों। और कब तक व्यक्त नहीं किया जाएगा? जब तक उसको पुनर्बलन नहीं मिले। मतलब मैंने किसी चीज को सीख लिया, लेकिन मैं उसको सभी के सामने बताऊंगा नहीं कि मैंने उसको सीख लिया है। अगर मुझे पुनर्बलन नहीं मिला तो फिर मैं उस चीज को दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करूंगा। ऐसा जिस प्रकार के अधिगम में होता है उसको ही अव्यक्त अधिगम के नाम से जाना जाता है। 23वें में आपके तीसरा जो विकल्प है यही आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो साथियों 24वां प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है वातावरण, आयु तथा परिपक्वता, पूर्व अधिगम और इनमें से सभी। देखो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की जा रही है। तो जिस वातावरण में बालक रहता है वो बहुत ज्यादा अधिगम को प्रभावित करेगा। अगर वातावरण अनुकूलनीय है, ठीक है, अनुकूल है वातावरण अधिगम के लिए, तो निश्चित रूप से अधिगम जल्दी होगा, अच्छा होगा, स्थायी होगा, तो ये प्रभावित करेगा। आयु और परिपक्वता भी अधिगम को प्रभावित करेगी। उसका जो पूर्व अधिगम है, उसका जो पूर्व ज्ञान है, वो भी अधिगम को प्रभावित करेगा। अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है, इनमें से सभी, यही आपका सही उत्तर होगा साथियों। ये सारी चीजें अधिगम को प्रभावित करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो आपके 25वां प्रश्न है, किसी अनुबंधित उद्दीपक के प्रति बगैर सीखी हुई अनुक्रिया कहलाती है? अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया। 25वें प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। समझने की कोशिश करोगे तो बड़ी आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। कोई भी अनुबंधित उद्दीपक है, मतलब उद्दीपक अनुबंधित नहीं है, लेकिन उसके प्रति बगैर सीखी हुई क्रिया, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। जैसे भोजन है, भोजन से जो लार का आना होता था साथियों, ये क्या है, लार का आना। भोजन से लार का आना, ये क्या है, भोजन क्या है, अनुबंधित उद्दीपक। लार का आना क्या हो रहा है, अनुबंधित अनुक्रिया। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, अनुबंधित अनुक्रिया। विकल्प 2 आपके 25वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। 26वां प्रश्न देख लेते हैं। अनुक्रियाओं की एक श्रृंखला को उनकी प्रस्तुति के सुनिश्चित क्रम में सीखना कहलाता है वाचिक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, कर्मिक अधिगम और इनमें से सभी। तो जो भी अनुक्रिया हम सीखते हैं, यदि आप उनको एक श्रृंखला में उनकी प्रस्तुति के क्रम में सीखते हो साथियों, तो उसको शाब्दिक या वाचिक अधिगम नहीं कहेंगे, बल्कि कर्मिक अधिगम कहेंगे। एक क्रम में सीखा हुआ अधिगम कर्मिक अधिगम कहलाता है। वाचिक या शाब्दिक अधिगम तो दोनों एक ही प्रकार है, अलग अलग नहीं है, दोनों एक के ही नाम है। अतः यहाँ थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न नंबर 26 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्राचीन अनुबंधन में एक समाप्त हुई अनुबंधित अनुक्रिया का एक विश्राम अवधि के बाद पुनः प्रकटीकरण कहलाता है
विभेदन, सामान्यीकरण, विलोपन और स्वतः पुनः प्राप्ति। तो देखो प्राचीन अनुबंधन की बात की जा रही है यहाँ पर। इसमें अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो चुकी है। एक विश्राम अवधि मतलब कुछ समय के बाद में, विश्राम अवधि मतलब समाप्त होने के कुछ समय बाद में यदि अनुबंधित अनुक्रिया का पुनः प्रकटीकरण हो रहा है तो उसको सामान्यीकरण, विभेदन या विलोपन नहीं बल्कि उसको स्वतः पुनः प्राप्ति के नाम से हम जानते हैं। चौथा विकल्प आपके 27 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। यहाँ फोर्थ विकल्प आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। क्या पूछ रहा है? पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था है जिसमें नवजात शिशु शारीरिक और पेशी क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संयोजन कर संसार की एक समझ विकसित करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो यहाँ पर देखिए शिशु के द्वारा शारीरिक और पेशी क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का संयोजन किया जा रहा है और संसार की वो समझ विकसित कर रहा है। तो शिशु की बात की जाती है तो औपचारिक और मूर्त तो गलत हो गया। पूर्व या संवेदी, साथियों जो संवेदी प्रेरक अवस्था है या जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं साथियों, इस अवस्था में ऐसा होता है जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। अतः विकल्प नंबर आपका 1 सही है 28 में। अब आज का अंतिम अंतिम क्या, सेकंड लास्ट और 29वां प्रश्न देखेंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या तो 30 है। देखो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो उसके लिए कमेंट कीजिए साथियों। कम दिनों में पात्रता परीक्षा में तो 100% गारंटी है कि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुख्य एग्जाम के लिए भी ये चीज़ें बेहद ही उपयोगी होने वाली है साथियों। तो पात्रता के बाद भी आप इन चीज़ों को ही पढ़ोगे। अतः यहाँ पात्रता और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी साथ साथ में आपको करवा रहा हूँ। सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया जिसमें बालक दूसरों का प्रेक्षण व अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है कहलाती है अभिप्रेरणा, मॉडलिंग, संवेग और मूल प्रवृत्ति। देखो यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, दूसरों का प्रेक्षण, अवलोकन कर रहा है, उनका अनुकरण कर रहा है साथियों। इस प्रकृति को हम क्या कहेंगे, मॉडलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, मॉडलिंग इसको कहा जाता है। विकल्प 2 आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देखेंगे। ये टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी रामबाण साबित होगी साथियों, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी आपके साइकोलॉजी के अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट या थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हो तो इन टेस्ट सीरीजों को लगातार अटेंड करिए, निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं। अंतिम और 30वां प्रश्न है, संज्ञानात्मकता का संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद से, दुश्चिंता से, व्यक्तित्व विकृति से और मानसिक मंदता से। तो 30वें प्रश्न का जो सही आंसर है, संज्ञानात्मकता का संबंध किससे होता है? विषाद से होता है। विकल्प 1 आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को पूरा देखा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। राजस्थान जीके की क्लास नंबर 3 आपको कुछ समय पश्चात ही मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो के लगभग ये वीडियो 7 बजे के आसपास मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप 9 बजे तक आप राजस्थान जीके इतिहास की क्लास नंबर 3 देख पाओगे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से सभी को।